1875 के आसपास की बात है, जब हिंदुस्तान में हर दिन कोई ना कोई क्रांतिकारी आजादी के लिए आवाज उठा रहा था। इन्हीं में से एक थे पुणे के रहने वाले वासुदेव बलवंत फडके, जिसने एक दिन ब्रिटिश हुकूमत से तंग आकर हथियार उठा लिए। उसने 300 लोगों का अपना गुट बनाया और अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुसीबत तब खड़ी हुई जब इस गुट ने पुणे के धामली गांव में एक व्यापारी के घर छापा मारा। यहाँ बड़ी बात यह थी कि अंग्रेजों के लिए इकट्ठा किया गया टैक्स इसी व्यापारी के घर जमा होता था। यानी उन लोगों ने टैक्स का पैसा लूटा और आसपास के अकालग्रस्त गांव में बांट दिया। अंग्रेज इस घटना से बौखला गए। उन्होंने गुट के लीडर को डकैत घोषित कर दिया और उसके सिर इनाम रख दिया। लेकिन वासुदेव बलवंत भी कहाँ कम थे। उन्होंने उल्टा बॉम्बे के गवर्नर के सर पर ही इनाम रख दिया और अनाउंस किया कि अगर गवर्नर को ना मार सके और एक अंग्रेज को ही मार लाए तो भी इनाम मिलेगा। लेकिन इस बीच एक खबरी ने इनाम के लालच में वासुदेव बलवंत को पकड़वा दिया। अंग्रेज क्रांतिकारियों को पकड़ने के बाद या तो फांसी दे देते थे या उन्हें अंडमान की काला पानी जेल में भेज दिया जाता था। यही हुआ वासुदेव के साथ। उन्हें काला पानी जेल में भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। लेकिन ये जेल अंडमान में नहीं बल्कि एक दूर अरब देश में था। जी हाँ, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो आखिर कहां थी ये जेल? वहीं अरब का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था और वो भारत से अलग कैसे हुआ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये है हमारा इंडिया, जिससे 3260 किलोमीटर दूर अरब का एक ऐसा देश पड़ता है, यमन। अगर यमन के नक्शे को थोड़ा जूम करें तो रेबन पेनिनसुला के एकदम दक्षिणी कोने में आपको एक बंदरगाह दिखाई देगा, जिसका नाम है अदन। ईसाई, मुसलमान और यहूदी के अकॉर्डिंग अदन स्वर्ग का पार्ट है, जहां गॉड ने आदम को बनाकर रखा था। खैर, इस पोर्ट के साथ भारत का करीब 2000 साल पुराना रिश्ता है। जब भारत और रोमन साम्राज्य के बीच ट्रेड होता था तो वो इसी रास्ते से होता था। इस पोर्ट पर 3 समंदरों का संगम होता है, रेड सी, इंडियन सी और अरेबियन सी। यानी इन तीनों रास्तों से आने वाले जहाज अदन से ही होकर गुजरते हैं। नक्शे को अगर करीब से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भारत का मंगलौर बंदरगाह अदन पोर्ट से ठीक सामने पड़ता है। यानी अदन से मंगलौर तक की एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 3233 किलोमीटर है, जिसे कई बार कवर किया गया। इसके अलावा अदन का अपना एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जिसका जिक्र मिलता है एक सदियों पुरानी किताब पेपर्स ऑफ द एरेथियन सी में। यह किताब ईसा के बाद पहली सदी में लिखी गई थी। इसमें लाल सागर, इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, पर्शिया की खाड़ी के बारे में डिटेल से लिखा गया है। यह किताब रोमन लोगों ने लिखी थी ताकि भारत के उन रास्तों को पहचाना जा सके जहां से ट्रेड किया जा सकता है। इसी किताब में अदन का भी जिक्र है, जिसमें लिखा है कि अदन समंदर के किनारे बसा है। ये एक ऐसी बेहतरीन जगह है जहां जहाजों को रोका जा सकता है और यहां आपको साफ पानी भी मिल जाएगा। भारत से आने वाला सामान यहां आसानी से पहुंच जाता है। किताब में इस सामान का भी जिक्र किया गया है, जिसमें हीरे, हाथी के दांत, कपास, नील, काली मिर्च, खजूर और शराब शामिल है। बुक के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें भारत से अदन के पोर्ट तक लाई जाती थी। यानी अदन का पोर्ट उस वक्त भी ट्रेड के लिए एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था। हालांकि इस पोर्ट और भारत के रिश्तों की ये सिर्फ शुरुआत ही थी। रोमन साम्राज्य के खात्मे के कई साल बाद भी अदन और भारत के बीच ट्रेड होता रहा। इन दोनों के बीच के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1509 में अरेबियन सी में एक युद्ध छिड़ा, जो पुर्तगाली साम्राज्य और गुजरात के सुल्तान, मिस्र के मामलुक सल्तनत और जमोरिन के संयुक्त बेड़े के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि तब भारत से यूरोप तक मसाले पहुंचाने का एक ही रास्ता हुआ करता था। मसाले, चीनी, जवाहरात, गेहूं, पान सुपारी, अरबी घोड़े, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, इन सब चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पारस की खाड़ी और रेड सी से होते हुए अदन बंदरगाह तक और फिर वहां से मिस्र और आगे रोम तक होता था। इस पूरे रास्ते पर इस्लामिक शासकों का कंट्रोल था। वो लोग इस व्यापार से खूब मुनाफा कमाते थे। एग्जाम्पल के लिए कालीकट को ही ले लेते हैं, जहां से 4.64 डकेट के मसाले खरीदे जाते थे। डकेट यानी कि सोने के सिक्के, जो तब पूरे यूरोपियन करेंसी के रूप में यूज किए जाते थे। व्यापारी 4.64 डकेट में खरीदे गए मसालों को मिस्र ले जाकर 25 डकेट में बेचे जाते थे। वही वेनिस तक जाते जाते इनकी कीमत हो जाती थी 56 डकेट, और जब ये पुर्तगाल पहुंचते थे तो उन्हें 80 डकेट में खरीदा जाता था। यानी भारत से पुर्तगाल पहुंचते पहुंचते मसालों की कीमत 20 गुना हो जाती थी। ये सौदा पुर्तगाल को काफी महंगा पड़ता था। इसलिए जब वास्को डी गामा ने भारत तक समुद्री रास्ता ढूंढा तो उसके बाद पुर्तगाल को व्यापार का सीधा रास्ता भी मिल गया।
साल 1500 में पुर्तगाल ने अपने एक जहाजी पेड़े को भारत भेजा। कोचिन में पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री तैयार हुई और यहाँ से कम दामों में मसालों को यूरोप भेजना शुरू कर दिया, जिससे दक्षिण भारत में व्यापार की नई लड़ाई शुरू हो गई। अब तक इस रेस में गुजरात के सुल्तान और मालाबार के जमोरिन सुल्तान का एक अधिकार था। अब पुर्तगाली इसमें इंटरफेयर करने लगे थे। ये देखकर गुजरात और कालीकट ने मिस्र से मदद भी मांगी, क्योंकि अदन के बंदरगाह पर मिस्र का कंट्रोल था। मिस्र पर तब मामलुक सुल्तान अल अशरफ कंसू अल गौरी का शासन हुआ करता था। उनके लिए भारत से हो रहे मसालों का व्यापार ही उनकी इनकम का मेन सोर्स हुआ करता था। इसलिए जैसे ही उन्हें खबर लगी तो पूरे राजवंश में हलचल मच गई। तब मामलुक काफी ताकतवर राजवंश हुआ करते थे। उनकी घुड़सवार सेना तब दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती थी, लेकिन पानी पर वो काफी कमजोर थे। इसलिए जब भी उनके जहाज भारत से लाल सागर की तरफ मसाले लेकर जाते, पुर्तगाली उन पर हमला करते थे। इस चक्कर में जामनीन समेत तमाम कई साझेदारों को भारी नुकसान होने लगा था। आखिर में परेशान होकर मामलुक सुल्तान ने पुर्तगालियों से निपटने के लिए साल 1550 में अपनी सेना भारत की तरफ रवाना कर दी और इस सेना के कमांड थे एडमिरल हुसैन अल कुर्दी। इसके 9 साल बाद यानी साल 1509 में हुसैन अल कुर्दी और पुर्तगालियों के बीच एक भयानक बड़ी जंग छिड़ी, जिसमें पुर्तगाली जीत गए। वहीं ये युद्ध हारने के बाद मामलुक वंश कमजोर होता चला गया। इसके बाद 1517 में ऑटोमन साम्राज्य के साथ हुए युद्ध में भी इस मामलुकों को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस हार के साथ ही उनके इस साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य ने अदन के साथ साथ पूरे यमन पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते ऑटोमन साम्राज्य और पुर्तगालियों में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें ऑटोमन जीत गए और पुर्तगालियों को अदन से भागना पड़ा। इसके बाद पुर्तगालियों ने जेद्दाह और मोखा जैसे दूसरे बंदर का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया और अदन बंदरगाह लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। हालात ऐसे थे कि ऑटोमन सुल्तानों के दौर में अदन एक मामूली गांव बनकर रह गया था। 300 सालों तक इसका यही हाल रहा, लेकिन साल 1837 में इतिहास ने एक बार फिर से करवट बदली और एक ऐसी घटना घटी जिसने अदन को फिर से टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल 20 फरवरी 1837 को एक जहाज कलकत्ता से निकलकर जेद्दा की तरफ जा रहा था, जिसका नाम था दारिया दौलत। रात काफी थी, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए जब ये जहाज अदन के नजदीक होकर गुजर रहा था, तभी ये एक चट्टान से टकरा गया और शिप आगे जाने लायक नहीं रहा। इसमें बेशकीमती सामान भरा हुआ था, इसलिए इसके ऊपर ब्रिटिश झंडे लगे हुए थे ताकि कोई उस पर हाथ न डाले। लेकिन जैसे बंदरगाह पर शिप खराब हुआ, अदन के सुल्तान मोहसिन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली कि उनका जहाज किसी ने कब्जा लिया है, वो आग बबूला हो गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना एक दूत सुल्तान के पास भेजा ताकि बातचीत से बात सुलझ जाए। बातचीत के बाद एक सौदा तय भी हो गया। सुल्तान मोहसिन चाहते थे कि पोर्ट पर दोनों का जॉइंट कंट्रोल रहे, लेकिन अंग्रेज पूरा कंट्रोल चाहते थे। 1 साल तक समझाने के बाद भी जब सुल्तान नहीं माना, तो अंग्रेजों ने फौज भेजकर अदन पर अटैक कर दिया और उसे ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना लिया। यानी अदन अब भारत का हिस्सा था। अदन पर वो सारे कानून लागू होने लगे जो भारत में लागू होते थे। यहाँ तक कि भारतीय रुपया अदन की आधिकारिक करेंसी बन गया। अंग्रेजों ने इसके बाद अदन में एक फैक्ट्री खोली और एक पलटन अदन में तैनात कर दी, जिसमें 2000 भारतीय जवान थे। इसके बाद साल 1850 में अदन को एक टैक्स फ्री पोर्ट घोषित कर दिया गया। अंग्रेज अदन पोर्ट का इस्तेमाल शराब, नमक और हथियारों की ट्रेड के लिए किया करते थे। अदन अगले 20 सालों तक इंडियन ओशन का एक महत्वपूर्ण पोर्ट बना। इसके बाद 1869 में स्विस नहर का निर्माण पूरा हुआ, जिसका मतलब था कि भारत से जहाजों को अब अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाने की जरूरत नहीं थी। अदन से होते हुए स्विस कैनाल के रास्ते यूरोप तक पहुंचा जा सकता था। इससे अदन पोर्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गई। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच अदन एक केंद्र की तरह डेवलप हुआ। इसके रेवेन्यू में 8 गुना की बढ़ोतरी हुई। एक तरह से अदन अंग्रेजों के माल का गोदाम बन गया था, क्योंकि अदन से भारत के पुराने व्यापारिक रिश्ते थे। वहीं अंग्रेजों के दौर में भी गुजराती और मारवाड़ी व्यापारों की खूब आमदनी हुई, जिससे भारतीयों की यहाँ पर अच्छी खासी संख्या हो गई। तब अदन में एक जेल भी हुआ करती थी, जो एक तरह से दूसरा काला पानी था। यहाँ भारत के कई क्रांतिकारियों को रखा गया, जिनमें एक वासुदेव बलवंत भी थे, जिसकी कहानी हमने आपको शुरू में सुनाई थी। वासुदेव के अलावा भारतीय इतिहास के कई और महत्वपूर्ण लोगों के साथ नाम अदन का जुड़ा हुआ है। इन्हीं में से एक पंजाब के आखिरी महाराज दलीप सिंह भी थे। उन्हें जायदाद से निर्वासित करके इंग्लैंड भेज दिया गया था। महाराजा दलीप जिंदगी भर वापस पंजाब आने की सिर्फ उम्मीद ही करते रहे। साल 1886 में अदन से एक और नाम जुड़ा, वो था धीरू भाई अंबानी का।
दरअसल धीरू भाई अंबानी शुरुआत में अदन बंदरगाह पर पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उन्होंने धीरे धीरे तरक्की की, एक फ्रेंच फर्म में सेल्स मैनेजर की नौकरी की, जो इसके बाद शेल कंपनी के साथ काम करती थी। फिर वो भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने अपनी जीवन का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जब वो अदन में रहा करते थे तो 10 रुपए खर्च करने से पहले भी 10 बार सोचते थे। खैर, सवाल ये था कि अगर अदन ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था तो ये भारत से अलग कब हुआ। दरअसल अप्रैल 1937 में ब्रिटिश सरकार ने अदन का एक गवर्नर नियुक्त किया, जो सीधे लंदन को रिपोर्ट करने लगा। इसके बाद अदन ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल से अलग हो गया था। वहीं आजादी के बाद 1950 में भारत और यमन के बीच अच्छे रिश्तों की शुरुआत हुई। हालांकि तब भी अदन पर कंट्रोल अंग्रेजों का ही था। साल 1963 में अंग्रेजों ने अदन छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां भारतीय व्यापारियों का दबदबा बरकरार रहा। हालांकि अंग्रेजों के जाते ही स्थानीय अरब लोगों ने भारतीयों का विरोध शुरू कर दिया। इस वजह से बहुत से भारतीय बिजनेसमैन अदन से व्यापार समेटकर दुबई और लंदन जैसी जगहों पर चले गए। 1960 के दशक तक यहाँ हिंदू, जैन और पारसियों के मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से कुछ ही अब बचे हुए हैं। लेकिन आज भी अदन में भारतीय मूल के लगभग 2 लाख लोग रहते हैं और अदन का बंदरगाह आज भी भारत से होने वाली ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो ये थी अदन बंदरगाह की कहानी। लेकिन क्या अदन भारत को वापस मिलना चाहिए? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।